हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी एस शिशिका अग्रवाल एंड आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था सबसे पहले हम उसको रिवाइज करेंगे एंड उसके बाद विल प्रोसीड फर्दर। तो सबसे पहले लेट्स रिवाइज सम एसेंशियल कंडीशंस अंडर सेक्शन 10 टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, एक अग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बनाने के लिए ये सारी कंडीशन उसमें मौजूद होनी चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज के बीच में कंसेंसस एड आइटम होना चाहिए। कंसेंसस एड आइटम इज अ लेटेंट टर्म। उसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, जिसका एग्जांपल हमने देखा था बैल्फर वर्सेस बैल्फर वाला। उस तरह के डोमेस्टिक सोशल एग्रीमेंट्स में कोई इंटेंशन नहीं होता है, इसीलिए वो वैलिड नहीं होते हैं। नेक्स्ट लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब लॉफुल पर्पज होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने का। पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, यानी कि माइनर नहीं होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए। उसके बाद कंसेंट फ्री होना चाहिए। इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि एक कंसेंट फ्री कब माना जाता है, जब उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, वो अपनी मर्जी से कंसेंट देता है। तीसरा, टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी क्लियर कट सर्टेन होनी चाहिए। इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म, ये नहीं कि चांद तारे तोड़ के ला देंगे। उसके बाद अगर कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है तो वो फुलफिल करनी है। लास्टली, अग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। जैसे लॉ ने कुछ तरह के अग्रीमेंट्स को एक्सप्रेसली पूरा वॉइड डिक्लेयर किया है, तो वो वॉइड नहीं होना चाहिए। राइट उसके बाद हमने कल स्टार्ट किया था ऑफर पढ़ना। ऑफर में हमने स्टार्ट किया था कि ऑफर क्या होता है। तो ऑफर डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज ए में, जो ये बोलता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, मतलब कुछ करने की विलिंगनेस और कुछ ना करने की विलिंगनेस, लेकिन विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद अ व्यू। क्यों? क्योंकि हम जब ऑफर देते हैं तो उसमें हमें सामने वाली पार्टी का कंसेंट चाहिए होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ हम मेयर अपनी विलिंगनेस बता रहे हैं और हमें सामने वाली पार्टी का अप्रूवल नहीं चाहिए तो दैट इज नॉट अ वैलिड ऑफर। इसका हमने एग्जाम्पल देखा था। अगर मोदी जी दीदी को बोलते हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तो ये कोई ऑफर नहीं है, वो तो बता रहे हैं कि मुझे करनी है, उससे पूछ थोड़ी रही है कि तुमको भी करनी है कि हाँ या ना बोलो, तो दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। लेकिन अगर मोदी जी दीदी को ऐसा बोले कि आई वांट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी, तो यहाँ वो दीदी से पूछ रहे हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो दिस इज अ वैलिड ऑफर। उसके बाद हमने कुछ एसेंशियल रूल्स पढ़े थे ऑफर को लेकर के, और हमने पढ़ा था कि एक ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इम्प्लाइड मतलब जब आप वर्ड्स यूज नहीं करते हो, या तो ओरल या तो रिटर्न, बट आपके एक्शन से समझ में आता है। जैसे आप एटीएम गए, कार्ड स्वाइप किया, आपने बैंक को ऑफर दिया मेरे को पैसे विड्रॉ करने हैं, तो जब आपके एक्शन से समझ में आ जाता है, कुछ भी वर्ड्स का यूज नहीं होता है, चाहे ओरल चाहे रिटर्न, तो दैट इज इंप्लाइड। और जब भी आप वर्ड्स का यूज करते हैं तो दैट इज एक्सप्रेस। तो एक ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। नेक्स्ट, एक ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक मतलब जब स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल को ऑफर दिया जाता है, दैट इज स्पेसिफिक। और जब मैंने जनरल गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसको एक्सेप्ट करना है कर लो, तो दैट इज जनरल ऑफर। जैसे वो मैंने कल कुछ के एपी वाला एग्जाम्पल लिया था कि वो घूम गया, उसने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया, जो मेरे एपी को ढूंढ करके लाएगा उसको मैं 500 रुपए इनाम दूंगा, तो दैट इज जनरल ऑफर। कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट, ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब जब हम कुछ करने के लिए ऑफर देते हैं, और नेगेटिव मतलब जब हम कुछ ना करने के लिए ऑफर देते हैं। आरोही वाला एग्जाम्पल। नेक्स्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, जिसमें ऑफर के बारे में ऑफरी को नॉलेज होनी चाहिए। और इसका हमने एग्जाम्पल देखा था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि गौरी दत्त लेडीज थी, उनका नेफ्यू गुम हो गया था, तो उन्होंने अपने नौकर लालमन शुक्ला अपने स्टाफ को बोला कि आप जाओ ढूंढ करके लाओ, और उसके नाम मौजूदगी में गौरी दत्त ने एक जनरल ऑफर दे दिया कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ करके लाएगा उसको मैं 500 रुपए का इनाम दूंगी। लेकिन ये बात लालमन शुक्ला को नहीं पता थी और वो नेफ्यू को ढूंढ करके ले आया। तो यहाँ गौरी दत्त का वो ऑफर वैलिड नहीं था। क्यों? क्योंकि लालमन शुक्ला जिसने उसके बच्चे को ढूंढ करके लाया, उसको पता ही नहीं था ऑफर के बारे में, उसको ऑफर की नॉलेज ही नहीं थी, इसीलिए यहाँ कोई दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, और गौरी दत्त इज नॉट लायबल टू पे एनी मनी टू लालमन शुक्ला। उसके बाद हमने देखा था कि ऑफर क्लियर, डेफिनाइट, कंप्लीट और फाइनल होनी चाहिए। सब कुछ कंडीशन फुल एंड फाइनल क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी वेगनेस नहीं होनी चाहिए, कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा था ऑफर कंडीशनल भी हो सकता है, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था, कि मेरे को अपनी बिल्डिंग रेंट पे देने की है, लेकिन मैंने कंडीशन रख दी कि मैं सिर्फ फैमिलीज को दूंगी, बैचलर को नहीं दूंगी, तो मैं ऑफर में कंडीशन रख सकती हूँ। नेक्स्ट मैंने बोला था कि ऑफर में हमें सिर्फ अपना मेयर विलिंगनेस नहीं बताना है, हमको इस तरीके से ऑफर देना है कि हमने सामने वाली पार्टी का कंसेंट चाहिए, मोदी वाला एग्जांपल। ठीक है। नेक्स्ट, टू क्रॉस ऑफर डज नॉट फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
अगर मैंने ऑफर दिया वो सल्लू और शाहरुख वाला एग्जांपल, कि सल्लू ने ऑफर दिया शाहरुख को कि क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे, और शाहरुख को नहीं पता था, शाहरुख ने भी बोल दिया सल्लू को कि क्या, रियली सॉरी स्वाति, स्वाति कल से टाइम पे आना, बहुत लेट हैं आप, ठीक है, ओके। तो इसका मैंने शायद दूसरा एग्जांपल दिया था क्रॉस क्रॉस ऑफर का। मैंने फाल्गुनी को ऑफर दिया था कि क्या तुम मेरा फोन 10,000 में खरीदोगी, और फाल्गुनी को नहीं पता था, उसने भी मुझे ऑफर दे दिया मैम आप अपना फोन 10,000 में बेचोगे क्या। तो यहाँ दो क्रॉस ऑफर हैं, हम दोनों ने सेम ऑफर एक दूसरे को कर दिया, सिमिलर ऑफर, लेकिन यहाँ कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि एक क्रॉस ऑफर को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता है। उसके बाद हमने देखा था इनविटेशन टू ऑफर, और मैंने आप लोग को बताया था कि इनविटेशन टू ऑफर अलग होता है ऑफर से। इनविटेशन टू ऑफर को हम कभी भी ऑफर नहीं मानते हैं, और इनविटेशन टू ऑफर के बाद आता है ऑफर, और ऑफर के बाद आता है एक्सेप्टेंस। तो इसका हमने कुछ एग्जाम्पल दिया था, जैसे मेन्यू कार्ड, कैटलॉग ऑफ गुड्स, वो क्या है, वो लोग इनवाइट कर रहे हैं कि आओ ऑफर दो। अब जो होटल का मेन्यू कार्ड है वो इनवाइट कर रहा है आपको कि आप ऑफर दो, उसके बाद जब आप बोलोगे कि भैया 2 प्लेट चीज बर्गर, तो आपने ऑफर दिया, फिर होटल वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो दिस इज नॉट ऑफर, मेन्यू कार्ड इज नॉट ऑफर, दिस इज जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। वो इनवाइट कर रहा है आपको कि आप ऑफर दो, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था, बस इतना ही पढ़ा था ना, तो हमने फटफट से 10 मिनट्स में लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लिया। अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैप्स ऑफ ऑफर का क्या मतलब होता है। लैप्स ऑफ ऑफर का मतलब होता है कि एक ऑफर कब खत्म हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है मैम रिजेक्शन। रिजेक्शन, मोदी ने ऑफर दिया हमारी दीदी को, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, दीदी ने बोल दिया नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, रिजेक्टेड, रिजेक्ट कर दिया मोदी को, ऑफर खत्म। मोदी जी ने ऑफर दिया था, दीदी ने रिजेक्ट कर दिया, तो ऑफर खत्म हो गया। तो ऑफर हम पढ़ने वाले हैं ऐसे कौन कौन से सिचुएशन में ऑफर खत्म हो जाता है, ठीक है, ऑफर खारिज हो जाता है, खत्म हो जाता है। फर्स्ट इज बाय रिजेक्शन। बाय रिजेक्शन मतलब जब जिसको ऑफर मिला है, यानी कि ऑफरी, यानी कि हमारी दीदी, जब ऑफरी उसको रिजेक्ट कर देता है तो वो ऑफर हो जाता है लैप्स। सेकेंडली, जब वो ऑफर देने वाला बंदा रिवोक कर लेता है। मान के चलो मोदी ने दीदी को ऑफर दिया क्या तुम मुझसे शादी करोगी, लेकिन बाजू से फिर कैटरीना कैफ जा रही थी, तो उनको कैटरीना कैफ पसंद आ गई, तो उन्होंने दीदी को बोल दिया जा मैं तेरे को ऑफर नहीं देता, अब मैं अपना ऑफर वापस लेता हूं, अब मैं कैटरीना कैफ को ऑफर दूंगा। तो जिसने ऑफर दिया था उसने वापस ले लिया। तो मोदी ने दीदी को ऑफर दिया था क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और इससे पहले कि दीदी एक्सेप्ट करती, दीदी ने अभी तक हाँ बोला नहीं था, मोदी ने वापस ले लिया, नहीं बनाना, मेरे को नहीं करना, अब तेरे से शादी नहीं करने का है। तो जिस बंदे ने ऑफर दिया, यानी कि हमारा ऑफरर, ऑफरर जब अपना विड्रॉ कर लेता है, जब वापिस ले लेता है उस ऑफर को, तो उसको बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन यानी विड्रॉल ऑफ ऑफर बाय द ऑफरर। जो ऑफर देता है वो उसको वापिस भी ले सकता है। समझी गई। तो यहां पर क्या होगा, जब मोदी जी अपना ऑफर वापस ले लेंगे तो वो ऑफर खारिज हो जाएगा, वो ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ये सेकंड सिचुएशन है ऑफ लैप्स ऑफ ऑफर। लेकिन यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मोदी जी उस ऑफर को वापस तभी तक ले सकते हैं जब तक दीदी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, जब तक ऑफरी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर एक बार उस ऑफरी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, मतलब अब उसने हाँ बोल दिया, अब आप अपनी बात से नहीं मुकर सकते। जैसे ही ऑफरी ने एक्सेप्टेंस दे दी ना, वो बन गया प्रॉमिस। आपने ऑफर दिया क्या तुम मुझसे शादी करोगी, दीदी ने हाँ बोल दिया, तो दीदी ने हाँ बोल दिया तो अब तो वो हो गया प्रॉमिस, और अब वो वादा हो गया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, अब आप रिवोक नहीं कर सकते। तो इससे आपको एक बात समझ में आती है कि मोदी जी अपना ऑफर सिर्फ तब तक ही रिवोक कर सकते हैं जब तक दीदी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, जब तक सामने वाली पार्टी ने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी है। इतना समझ में आया। तो एक ऑफर लैप्स कब होता है, पहला रिजेक्शन के कारण, दूसरा रिवोकेशन के कारण, तीसरा एक्सपायरी ऑफ टाइम। एक्सपायरी ऑफ टाइम मतलब मोदी ने टाइम लिमिट दे दी थी कि देख मेरे को ना ज्यादा वेट करना आता नहीं है, मैं प्रधानमंत्री हूं, फिर भी मैं तेरे को ऑफर दे रहा हूं, तो मैं तेरे को 2 दिन का समय देता हूं, अगर तेरे को मेरे से शादी करनी है तो 2 दिन के अंदर अपनी हाँ या ना बता देना, 2 दिन के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा।
जैसे मॉल्स में होता है ना, सेल लगती है 50% ऑफ, लेकिन सिर्फ 22 तारीख तक, 22 तारीख के बाद कोई ऑफर नहीं मिलेगा, वो ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अगर ऑफरर ने एक टाइम स्पेसिफाई किया है कि ऑफर सिर्फ 1 हफ्ते के लिए वैलिड रहेगा, तो उसके बाद वो ऑफर अपने आप लैप्स हो जाएगा। जब वो टाइम लिमिट खत्म हो जाएंगी ना, तो वो ऑफर अपने आप लैप्स हो जाएगा, यानी कि बाय द एक्सपायरी ऑफ टाइम। इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम और रीजनेबल टाइम। अब मैम ये स्पेसिफाइड टाइम तो समझ में आ गया, मोदी जी ने 2 दिन का समय दिया कि अगर एक्सेप्ट करना है तो 2 दिन के अंदर कर लेना। तो आप जब ऑफरर कोई स्पेसिफिकली टाइम लिमिट बताता है तो दैट इज योर स्पेसिफाइड टाइम, अलग से स्पेसिफाई किया है। लेकिन अगर ऑफरर ने कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं बताया तो नॉर्मल जो भी रीजनेबल टाइम रहता है उस टाइम के अंदर एक्सेप्ट करना रहता है। अब ऐसा नहीं कर सकते आप, मोदी जी ने आज बोला कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और मोदी जी तो इंतजार करते करते बूढ़े हो गए, दीदी ने जवाब ही नहीं दिया, और वो दीदी सो सो के जग रही है 2 साल के बाद। 2 साल के बाद वो आके बोल रही है हाँ मोदी मैं तुमसे शादी करूंगी, तब पता चला मोदी की शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए। तो रीजनेबल टाइम के अंदर करो भैया एक्सेप्ट। ऐसा थोड़ी है कि आप कभी भी सो के जग रहे हो, 2 साल के बाद अचानक से आके बोल रहे हो हाँ मुझे आपकी ऑफर स्वीकार है। रीजनेबल टाइम के अंदर करो भैया। अगर कोई स्पेसिफाइड टाइम है तो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर एक्सेप्ट कर दो, और अगर स्पेसिफाइड टाइम नहीं है तो रीजनेबल टाइम के अंदर एक्सेप्ट कर लो। और अगर नहीं किया तो जैसे ही वो टाइम खत्म होगी वो ऑफर अपने आप खारिज हो जाएगा, वो ऑफर अपने आप खत्म हो जाएगा। I hope everybody is crystal clear. Next is not accepted in the method or mode prescribed. मतलब अगर जो ऑफरर है उसने कुछ मेथड बता दिया कि आपको इसी तरीके से अपनी एक्सेप्टेंस देनी है, तो आपको फिर उसी तरीके से अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो ऑफर खत्म हो जाएगा। जैसे कि मान के चलो मोदी जी ने दीदी को ऑफर दिया कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो कल शाम 5 बजे देवी मंदिर में ये लाल जोड़ा पहन के आ जाना। तो मोदी जी ने ऑफर एक्सेप्ट कैसे करना है वो बता दिया है कि अगर तुम कल शाम 5 बजे ये लाल जोड़ा पहन के आ गई ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मंजूर है, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि तुम एक्सेप्ट कर रही हो मेरा ऑफर। तो मोदी जी ने बता दिया एक्सेप्ट कैसे करना है कि शाम के 5 बजे लाल जोड़ा पहन के आना है। तो अब दीदी को जो एक्सेप्टेंस देना है ना वो उसी तरीके से देना पड़ेगा। कैसे? वो लाल जोड़ा पहन के आना पड़ेगा। अब मान के चलो दीदी नहीं आई लाल जोड़ा पहन के, बढ़िया मस्त जीन्स टॉप पहन के आई है, तो इससे तो जाहिर सी बात है कि दीदी को शादी नहीं करनी है। तो उससे क्या हो जाएगा, वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा और वो ऑफर वहीं खत्म हो जाएगा। मतलब अगर ऑफरर कोई मोड प्रिस्क्राइब करता है तो आपको उसी मोड में एक्सेप्टेंस देनी है। जैसे अगर मैंने आपको कॉल करके बोला, ऑफर दिया, मान के चलो मैंने अंजलि को कॉल करके ऑफर दिया कि अंजलि मेरी एग्जीक्यूटिव की कंपनी लॉ की बुक मैं बहुत सस्ते में दे रही हूँ, 100 रुपीज में पूरी कंपनी लॉ की बुक आप खरीदोगी क्या? और मैंने अंजलि को बोला अगर आपको ऑफर एक्सेप्ट होगा ना तो मेरे को कॉल करके ही एक्सेप्टेंस देना, अगर तुम व्हाट्सअप करोगी ना तो मैं तुम्हारा एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानूंगी, तुमको ना कॉल करके ही बताना रहेगा मेरे को। तो अब मान के चलो अंजलि ने मेरे को कॉल करके बोला कि हाँ दीदी, हाँ मैम, मेरे को आपकी खरीदनी है बुक, तो वो तो वैलिड एक्सेप्टेंस हो गया। मतलब मैंने जिस तरीके से उसको एक्सेप्टेंस देने बोल रहा है उसको उसी तरीके से एक्सेप्टेंस देनी है। अब अंजलि अगर मेरे को व्हाट्सअप करके बोलती है कि मेरे को आपकी बुक खरीदनी है तो दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, और मेरा ऑफर वहीं खत्म हो जाएगा, मेरा ऑफर वहीं खत्म हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो जो एक्सेप्टेंस का मोड अगर कुछ प्रिस्क्राइब्ड है ना तो उसी मोड में आपको एक्सेप्टेंस करना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ एक्सेप्टेंस। वही बात हो गई कि अगर मैंने आपको एक्सेप्टेंस करने के लिए कुछ कंडीशन प्रिस्क्राइब की थी, सिमिलर बात हो गई कि मोदी जी ने बोला था अगर तुमको ऑफर मंजूरी हो गई, अगर तुमको मेरे से शादी करनी होगी तो तुमको लाल जोड़ा पहन के ही आना पड़ेगा। और अगर दीदी लाल जोड़ा पहन के नहीं आई मतलब उन्होंने कंडीशन फुलफिल नहीं की, उन्होंने जो ऑफर की कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं की, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे और मोदी जी का ऑफर वहीं खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने जो कंडीशन रखी थी, मोदी जी ने जो ऑफरर ने कंडीशन रखी थी वो आपने फुलफिल नहीं की, वो आप फेल हो गए उसको फुलफिल करने में, तो भी वो ऑफर वहीं खत्म हो जाएगा। सेकेंडली लास्टली डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर एंड ऑफरी। मोदी जी ने ऑफर दिया क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और मोदी जी टपक गए टपक गए, मतलब टपक गए। तो अब मोदी जी जैसे ही टपके ना उनके साथ साथ उनका ऑफर भी टपक गया। मतलब मोदी जी जाते जाते अपना ऑफर भी ले गए, अब दीदी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ठीक है, समझ में आया? तो अगर कोई भी बंदा मर जाता है, ऑफरर जब मर जाता है या ऑफरी जब मर जाता है, तो ऑफर अपने आप खत्म हो जाता है, वो ऑफर अपने आप डेड हो जाता है। और मान के चलो दीदी उड़ गई,
किसी ने बॉम्ब से उड़ा दिया, ठीक है, आप लोग ऐसा काम मत करना। मान के चलो दीदी टपक गई, तो अब वो तो ऑफर एक्सेप्ट करने वाला रहा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऑफर अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑफर किसको हुआ था, ऑफर दीदी को हुआ था, और दीदी ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले ही टपक गई, तो फिर ऑफर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब ऑफरर या ऑफरी की डेथ हो जाती है, या वो लोग इंसेन हो जाते हैं, इंसेन यानी पागल, मतलब अनसाउंड माइंड, इंसेन यानी पागल, पता होगा सबको, इंसेन यानी पागल। तो अगर ऑफरर या ऑफरी में से दोनों में से कोई एक जन भी पागल हो जाता है या मर जाता है, तो ऑफर अपने आप डेड हो जाता है, ऑफर अपने आप खारिज हो जाता है, ऑफर अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन मैम इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है, मान के चलो तन्मय की सीमेंट की दुकान है, और तन्मय ने हेमल को ऑफर दिया था कि क्या तुम मेरा 10 बोरी सीमेंट 10,000 में खरीदोगे, ठीक है। किसी और का एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो, अच्छा मैं यहाँ डायग्राम बना के बताती हूँ आप लोगों को। यहाँ आ जाते हैं, ये हमारा एक पर्पल कलर का इंसान, और ये है हमारा एक नीले कलर का इंसान, ठीक है। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। तो ए ने बी को ऑफर दिया, क्या ऑफर दिया, मान के चलो कुछ सामान बेचने का ऑफर दिया, क्या तुम मेरा सीमेंट 10,000 में खरीदोगे, तो इसने तो इसको ऑफर दे दिया। अब क्या हो गया, ये जो पर्पल वाला इंसान है ना, ये टपक गया, इसकी डेथ हो गई। तो अब ब्लू वाले इंसान को नहीं पता थी, यानी ये जो बी है इसको नहीं पता थी कि ए की डेथ हो गई, और उसने चिट्ठी के द्वारा अपना एक्सेप्टेंस भेज दी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ऑफरी को इसके डेथ या इंसैनिटी की नॉलेज नहीं है और उसने एक्सेप्टेंस दे दी ना, उस केस में ये वाला एक्सेप्टेंस वैलिड होता है, ये वाला एक्सेप्टेंस वैलिड होता है। मतलब ऑफरी को ये जानकारी ही नहीं मिली कि ऑफरर मर गया है या ऑफरर पागल हो गया है, उस केस में ये ऑफरी ने अगर भूल चूक में गलती से एक्सेप्टेंस दे दी ना, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगी। लेकिन अब मैम इस ऑफर को पूरा कौन करेगा, ये तो चला गया, तो इसका जो भी लीगल एयर होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होगा, वो पूरा करेगा उस ऑफर को। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो दोनों पार्टी में से किसी के भी डेथ और इंसैनिटी से ऑफर खारिज हो जाता है, ऑफर खत्म हो जाता है, लेकिन अगर ऑफरर की डेथ या इंसैनिटी होती है और उसके बारे में ऑफरी को यानी बी को कानो कान खबर नहीं है, और उसने अनजाने में एक्सेप्टेंस दे दी, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, और यहां एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा इन दोनों के बीच में। लेकिन ये तो मर गया, तो अब इसका जो लीगल हेयर है वो उस ऑफर को पूरा करेगा। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहां पर हम पढ़ रहे हैं लैप्स ऑफ ऑफर। एक ऑफर किन किन केसेस में खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, लैप्स हो जाता है। फर्स्ट इज बाय रिजेक्शन, दीदी ने मोदी को रिजेक्ट कर दिया कि तेरे से कौन शादी करेगा, हम नहीं करते तेरे से शादी। दूसरा रिवोकेशन, मोदी जी ने खुद अपना ऑफर रिवोक कर लिया। तीसरा बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, 2 दिन का समय था, 2 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो अब वो 2 दिन के बाद ऑटोमेटिक ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अगर जिस मोड में प्रिस्क्राइब किया था उस मोड में एक्सेप्टेंस नहीं किया। नेक्स्ट इज अगर हमने ऑफर की कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की, ऑफरी ने ऑफर की कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो भी ऑफर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, डेथ और इनसैनिटी ऑफ ऑफरर एंड ऑफरी, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि इफ offeree does not know about the death or insanity of the offerer and accepts the offer, अगर अनजाने में ऑफरी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो then it will make a valid contract. Last point of the situation of lapse of offer is counter offer. अब मैम काउंटर ऑफर क्या होता है, काउंटर ऑफर को हम लोग शाहरुख और सल्लू वाले एग्जाम्पल से समझेंगे। शाहरुख और सल्लू वाले एग्जाम्पल समझेंगे फ्रॉम द डे वन। में आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हूं जिसमें शाहरुख खान सल्लू भाई को ऑफर देता है कि क्या तुम मेरा बंगला, क्या तुम मेरा घर मन्नत 200 करोड़ में खरीदोगे, ठीक है। तो शाहरुख यहाँ ऑफरर हैं, शाहरुख ने ऑफर दिया किसको, सल्लू भाई को ऑफर दिया कि क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे। लेकिन अब क्या हुआ, सल्लू भाई ने बोला बहुत ज्यादा बोल रहे हो यार तुम, 200 करोड़ कितनी रकम होती है पता है, मैं तो गरीब इंसान हूं, मैं तो गरीब इंसान हूं।
मैं तुमको बोल रहा हूँ मैं 200 करोड़ तो नहीं दे पाऊंगा, क्या तुम अपना बंगला मुझे 100 करोड़ में बेचोगे? बार्गेनिंग कर रहे हैं सल्लू भाई, बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्या तुम अपना बंगला मुझे 100 करोड़ में बेचोगे? तो यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, यहाँ पर सल्लू भाई ने शाहरुख भाई का ऑफर रिजेक्ट कर दिया और एक नया ऑफर दिया, एक नया ऑफर दिया कि 200 करोड़ तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं तुमको ऑफर देता हूं, बताओ क्या तुम अपना बंगला मुझे 100 करोड़ में बेचोगे? इसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। जब ओरिजिनल ऑफर की आप कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करके ऑफर ही एक नया ऑफर देता है तो उसे बोलते हैं काउंटर ऑफर। उसके नहले पे हम दहला मार रहे हैं, उसने ऑफर दिया, उसके ऑफर पे हम काउंटर ऑफर मार रहे हैं, उसके नहले पे दहला मार रहे हैं। दिस इज काउंटर ऑफर। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि शाहरुख भाई ऑफरर थे जब उन्होंने ऑफर दिया था कि क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे, लेकिन सल्लू भाई ने उस ऑफर को एक प्रकार से रिजेक्ट ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको 200 करोड़ में तो खरीदना ही नहीं है, तो वो एक नया ऑफर दे रहे हैं कि क्या तुम अपना बंगला 200 करोड़ में बेचोगे, और जो वो नया ऑफर दे रहे हैं ना उसको हम बोलते हैं काउंटर ऑफर। और इस केस में अब सल्लू भाई ऑफर दे रहे हैं तो अब सल्लू भाई बन गए ऑफरर और वो किसको ऑफर दे रहे हैं? शाहरुख भाई को। तो अब शाहरुख भाई बन गए ऑफरी या फिर प्रॉमिसी। समझ में आया? ओरिजिनल ऑफर के लिए शाहरुख वॉज ऑफरर एंड सल्लू वॉज ऑफरी, लेकिन जो काउंटर ऑफर हुआ ना मैम उसमें अब सल्लू भाई बन गए ऑफरर एंड शाहरुख भाई बन गए ऑफरी। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर, आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। यस मैम। यस क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो आपको एक बात समझ में आ गई मैम, जैसे ही सल्लू भाई ने नहले पे दहला मारा, जैसे ही सल्लू भाई ने काउंटर ऑफर मारा, जो ओरिजिनल ऑफर था ना, जो शाहरुख का ओरिजिनल ऑफर था ना, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गया, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, लैप्स हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि ऑफर किन किन केसेस में लैप्स हो सकता है। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा किन किन केसेस में लैप्स होता है ऑफर, और एक ऑप्शन कुछ और ही अतरंगी होगा। तो अगर आप लोग ये चीज समझ गए होंगे तो आप लोग इसका एमसीक्यू बना लेंगे। अच्छा, आप लोग मॉड्यूल से रीड करके आए हैं क्या? मॉड्यूल से रीड किया है किसी ने? एनीबडी? ओके, एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। चंचलिका इज सेइंग नो, क्यों? इसको रीड करके आना चाहिए ना, कल से मैं होमवर्क दूंगी इसमें भी। देखो लिखा वही है, ये जो बुक है ना आपकी लिखा वही है, लेकिन इसमें ना बोरिंग तरीके से पैराग्राफ पैराग्राफ बना करके लिखा है, जिसको मैं आप लोगों को पॉइंटर्स में या डायग्राम के फॉर्म में समझाती हूँ। तो समझ तो हमने पूरा लिया है, वैसे तो ये आप लोग खुद से भी पढ़ के खुद से भी रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें मैंने समझा चुकी है, लेकिन आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए एक बार हम बुक भी पढ़ लेते हैं, बुक भी पढ़ लेते हैं। इन सारी चीजों को हमने डिटेल में समझ लिया है। मेरा ये तरीका है कि पहले मैं समझाती हूँ उसके बाद मैं बुक से पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट पहले बुक से रीड कराऊंगी तो आप लोगों के भेजे में कुछ भी नहीं घुसेगा, मतलब कहने की बात है पूरा ऊपर से पार हो जाएगा। तो उसी चीज को पहले अपन समझ लेते हैं फिर एक बार बुक से पढ़ लेते हैं, तो वो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो एक बार हमने अब ऑफर के बारे में जितना पढ़ा है उसको एक बार बुक से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके यहाँ पर देखो ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना, सारा आपका पढ़ा हुआ है, एक बार समझने का ट्राई करना। सबसे पहले लिखा है वन ऑफ द अर्ली स्टेप्स। मैडम क्या? अर्ली स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप in the formation of contract lies in arriving at an agreement between the contracting parties by means of ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मतलब एक बात बता दो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है ना वो फर्स्ट स्टेज है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि बिना और ऑफर और एक्सेप्टेंस के कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। आगे मैडम 10 व्हेन वन पार्टी द ऑफरर मेक्स प्रपोजल टू अनदर पार्टी द ऑफरी and the offeree accept it in entirely and without any qualification, there is meeting of mind and contracts come into being assuming that all other elements are present। उसी बात को बार बार लिखा हुआ है कि एक बंदा जब ऑफर करता है और जिसको ऑफर होता है वो जब एक्सेप्ट कर लेता है तो दोनों के बीच में एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अज्यूमिंग कि बाकी सारे सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। वैष्णवी सिंह स्क्रीन ब्लर हो रहा है, मैं क्या करूं बच्चों, मैं परेशान हूँ इंटरनेट से। अच्छा रुको मैं फोन से कनेक्ट करके ट्राई करती हूँ।
ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ प्रपोजल इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑफर। ये बात तो हमें पता ही है कि एक प्रपोजल को ऑफर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द वर्ड प्रपोजल इज सिनोनिमस विद द इंग्लिश वर्ड ऑफर। वही बोल रहा है कि प्रपोजल और ऑफर सिनोनिमस वर्ड है, मतलब दोनों का मीनिंग एक ही, और आपको पता है मैम दोनों का मीनिंग एक ही है। ऑफर इज अ प्रपोजल बाय वन पर्सन वेयर बाय ही एक्सप्रेस, डेफिनेशन कोई लिखा हुआ है, वेयर बाय ही एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इन रिटर्न ऑफ अ प्रॉमिस, एक्ट और फोरबियरेंस। और वो जो प्रॉमिस है वो एक्ट भी हो सकता है, फोरबियरेंस भी हो सकता है। एक्ट यानी कुछ करने का प्रॉमिस, और फोरबियरेंस मतलब कुछ ना करने का प्रॉमिस। और ये डिफाइंड कहाँ है मैम? ये डिफाइंड है सेक्शन 2A में। सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस ऑफर एज व्हेन वन पार्टी सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग with a view to obtain the assent of the other to such act or abstinence he is said to make such offer। ऑफर की कोड की डेफिनेशन लिखी हुई है बोरिंग तरीके से, जिसको मैंने डायग्राम फॉर्म में आप लोगों को डिटेल में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि ऑफर वैलिड तब होता है जब हम सामने वाले की एक्सेप्टेंस चाहते हैं तब। The person making the proposal is proposer or offerer, and the person to whom proposal is made is offeree or proposee। ठीक है, अब रूल्स गवर्निंग ऑफर, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इसको अभी डिटेल में अपन समझ चुके हैं। रूल्स गवर्निंग ऑफर का पॉइंट नंबर ए, इसको समझ पढ़ के आना, डिटेल में हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, इसको रीड करना है आप लोगों को। किसको? पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी। ये होमवर्क है, आपको रीड करके आना है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी डिटेल में समझ चुके हैं और मैंने आपको इसका शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट इज, इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स नहीं है, इसमें कुछ 2-3 पॉइंट्स मिसिंग है। इसमें सिर्फ आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैंने ऑफर के और भी बहुत सारे कंडीशन डाल के आपको शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड किए हैं, तो इसको बस एक बार रीड ले लेना। नेक्स्ट इज लैप्स ऑफ ऑफर भी हमारा हो गया है। और लैप्स ऑफ ऑफर के बारे में कहाँ दिया हुआ है मैम? ये पॉइंट हाईलाइट कर लो, सेक्शन नंबर 6। ये हाईलाइट कर लो, सेक्शन नंबर 6 टॉक्स अबाउट, सेक्शन नंबर 6 टॉक्स अबाउट लैप्स ऑफ ऑफर। ये जो सारी सिचुएशन है कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब ऑफर लैप्स हो जाता है, ये दिया हुआ है सेक्शन 6 में। ये भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ के समझ लिए हैं। मेरे को लग रहा है इसको रीड करना क्लास में टाइम वेस्ट होगा। इसको एक बार होमवर्क है, रीड करके आना। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो वो मेरे से कल की क्लास में पूछना, क्योंकि ये हमारा पूरा डिटेल में कंसेप्ट समझ के हो चुका है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क। और अगर किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट होगा तो मेरे से कल की क्लास में पूछेगा। इसको एक बार पेंडिंग करो, रिवोकेशन ऑफ ऑफर को इसको एक बार पेंडिंग करो, इसको हम एक्सेप्टेंस पढ़ने की बात करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज मैम एक्सेप्टेंस। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सेप्टेंस। ऑफर हमारा पूरा डिटेल में पूरे एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट हो गया है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। तो एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जब जिस बंदे को ऑफर मिला है वो अपनी कंसेंट देता है, वो अपनी हाँ बोलता है कि हाँ मुझे आपका ऑफर मंजूर है, तो उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस। एज इजी एज दैट। तो acceptance means the act of assenting, assenting मतलब हाँ बोलना, मतलब अप्रूवल देना, the act of assenting to an offer by the offeree। अब जैसे आपने पढ़ा there are some rules governing offer, similarly there are some rules governing acceptance। and what are those rules ma'am? सबसे पहला रूल है कि acceptance should be absolute and unqualified। नहीं समझ में आया मैम? थांबा, रुको जरा, सबर करो, बता रही हूं। एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है कि ऑफर भले ही कंडीशनल हो लेकिन आपको एक्सेप्टेंस 100% देनी पड़ती है। अगर सामने वाले ने कुछ आपको कंडीशन दी, जो भी ऑफर के साथ कंडीशन दी वो पूरी की पूरी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यानी कि जैसा ऑफर है एक्सेप्टेंस भी जस्ट वैसा ही होना चाहिए, उस ऑफर का मिरर इमेज होना चाहिए, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर शाहरुख भाई ने ऑफर दिया कि क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे, और ना मैं बंगले के बाहर वाला जो गार्डन एरिया है ना वो नहीं दूंगा, मैं सिर्फ बंगला दूंगा। तो शाहरुख भाई ने इतनी सारी कंडीशन रख दी, तो सल्लू भाई को उस ऑफर को ऐसा का ऐसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते। क्वालिफिकेशन मतलब चेंजेस, क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते यानी कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब एक्सेप्टेंस शुड बी अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस जैसा ऑफर है वैसा का वैसा सेम होना चाहिए। तो सल्लू भाई को पूरे कंडीशन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, गार्डन नहीं दे रहा है, ठीक है चलेगा,
बिल्डिंग दे रहा है, ठीक है, 200 करोड़ में दे रहा है, ठीक है, मेरे को तेरा ऑफर जैसा तूने ऑफर दिया डिट्टो का डिट्टो वैसा पूरा का पूरा एक्सेप्ट है, 100% एक्सेप्ट है, तो एक्सेप्टेंस 100% होना चाहिए। अब मान के चलो सल्लू भाई ना बोलने लगे कि नहीं, एक काम करते हैं, मैं ना 200 करोड़ में तेरे बंगले के साथ साथ मेरे को तेरा गार्डन भी चाहिए, मेरे को नहीं चलेगा अगर तू गार्डन नहीं देगा। मतलब यहाँ सल्लू भाई कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंजेस कर रहे हैं, ऑफर जैसा है उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट नहीं किया, सल्लू भाई ने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए कि मेरे को ना 200 करोड़ के अंदर अंदर ना गार्डन भी चाहिए। तो जब उन्होंने कुछ कंडीशन लगा दी, और कंडीशन लगा दी मतलब सल्लू भाई काउंटर ऑफर दे रहे हैं, उसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे। अब यहाँ सल्लू भाई काउंटर ऑफर दे रहे हैं कि क्या तुम अपना बंगला और गार्डन मिला के मेरे को 200 करोड़ में बेचोगे। तो जब भी एक्सेप्टेंस जो होता है वो 100% होना चाहिए, पूरा का पूरा होना चाहिए। आप उसको आधा एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मेरे को तेरी ये बात तो मंजूर है लेकिन ये बात मंजूर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सेप्टेंस 100% होना चाहिए, मतलब जैसा ऑफर है डिट्टो वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक्सेप्टेंस शुड बी द मिरर इमेज ऑफ द ऑफर, देयर शुड बी 100% एक्सेप्टेंस, इट शुड बी अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस कभी भी कंडीशनल नहीं हो सकती। अगर आप कुछ कंडीशन रखते हो तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, उसको ये माना जाएगा कि आप काउंटर ऑफर कर रहे हो। समझ में आया क्या सबको? एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड का मतलब समझ में आया सबको? एब्सोल्यूट मतलब वैसा ही होना चाहिए 100%, आप उसमें कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं कर सकते, आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। इट शुड बी अनक्वालिफाइड, एक्सेप्टेंस शुड बी अनक्वालिफाइड। समझ में आया सबको इसका मतलब? यस मैम। यस, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, मतलब जिसको ऑफर मिला है वही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ एक एग्जाम्पल है कि ये है हमारे राहुल, राहुल ने टीना को ऑफर दिया कि टीना क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। तो राहुल ने ये ऑफर किसको दिया? राहुल ने सिर्फ टीना को ऑफर दिया। अब यहां से भागी दौड़ी आ रही है कौन? अंजलि। यहां से भागी दौड़ी आ रही है अंजलि, और अंजलि बोल रही है राहुल राहुल, हाँ राहुल मैं तुमसे दोस्ती करूंगी। अंजनी ने बोला तुमने ऑफर दिया था ना, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड होगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मैम क्या अंजलि को ऑफर मिला था? द आंसर इज नो। ऑफर तो रानी मुखर्जी को मिला था, यानी टीना को मिला था। तो ओनली टीना कैन एक्सेप्ट दैट ऑफर, जिसको ऑफर मिला है। तो इससे आपको एक बात समझ में आती है कि ऑफर जिसको मिला है ना वही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी, कोई एरा गैरा बंदा आके इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो और अगर वो कोई एक्सेप्टेंस देता भी है तो दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, दैट इज नो वैलिड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन बाय ओनली दैट पर्सन जिसको ऑफर मिला है। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। समझी गई? ओके, क्रिस्टल क्लियर। चलिए अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर स्पेसिफिक ऑफर है, जैसे मान के चलो मेरे क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उन 30 स्टूडेंट्स को ऑफर दी हूं कि आप लोग चाहे तो मेरे से एग्जीक्यूटिव में भी फ्री में पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को ऑफर दिया, या फिर बहुत ही एकदम नॉमिनल अमाउंट में पढ़ सकते हैं एग्जीक्यूटिव में। तो यहां मैं आप 30 लोगों को ऑफर दे रही हूं, तो सिर्फ आप 30 लोग ही उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई तीसरा बंदा आके नहीं एक्सेप्ट कर सकता। कोई बाहर वाला इंसान जो मेरा सीएसईटी का बच्चा नहीं है वो आके एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अपने 30 बच्चों को ऑफर दे रही हूँ, तो सिर्फ आप ही लोग उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया स्पेसिफिक ऑफर। दूसरा, मैंने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो चाहे मेरे से पढ़ ले, एकदम नॉमिनल अमाउंट में जो चाहे मेरे से पढ़ ले, तो वो जाएगा एक जनरल ऑफर कि जो चाहे वो एक्सेप्ट कर सकता है। मैंने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया, तो दैट इज जनरल ऑफर। और जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, एनीबॉडी जिसको उस ऑफर का नॉलेज है। मैंने पैम्पलेट छपवा दिए, सब जगह एडवर्टाइजमेंट करवा दी पूरे सोशल मीडिया में, तो जिसको भी मेरी क्लास के बारे में पता चला कि अच्छा कंपनी लोग की क्लास इतने में मिल रही है, तो जिसको भी उस ऑफर के बारे में नॉलेज है कोई भी बंदा उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। किसको? एक जनरल ऑफर को। लेकिन एक स्पेसिफिक ऑफर से वही बंदा ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है जिसको ऑफर मिला है, जिसको स्पेसिफिक ऑफर मिला है। समझ में आई? स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ वही बंदा कर सकता है जिसको वो ऑफर मिला है, लेकिन एक जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है जिसको उस ऑफर की नॉलेज है। तो यहां आपको ये बात समझ में आ गई कि ऑफर कैन बी
acceptance can be given only by that person to whom the offer is made. चलिए आगे बढ़ते हैं. Next is acceptance can be expressed or implied. एक्सेप्टेंस कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. अब मैडम एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का मतलब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं. क्या ऑफर के टाइम पे पढ़ा था ना कि जैसे अपन ने इम्प्लाइड ऑफर दिया, जेस्चर वाला, वेरी गुड. अपन ने इम्प्लाइड ऑफर दिया एटीएम में कार्ड स्वाइप करके, और एटीएम ने पैसे दे दिए. क्या एटीएम ने कुछ बोला? क्या बैंक ने कुछ बोला? नहीं मैडम, कुछ बोला तो नहीं, उसने पैसे निकाल दिए. तो यहाँ उसके एटीएम के एक्ट से समझ में आ रहा है कि हाँ उसको हमारा ऑफर मंजूर है. तो दिस इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट, बस वाला एग्जाम्पल. बस वाला एग्जाम्पल, बस आके स्टॉप में रुक गई, बस ने इम्प्लाइड ऑफर दे दिया और आप क्या किए, बिना कुछ बोले अपने बीवी बच्चों को लेके चढ़ गए बस के ऊपर जाने के लिए. तो आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी. यहाँ बस वाले और आपके बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस. तो जब एक्सप्रेस होता है मतलब उसमें वर्ड्स का यूज होता है, इम्प्लाइड होता है मतलब आपके एक्शन से समझ जाता है. तो इससे हमें समझ में आता है कि एक एक्सेप्टेंस इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है. आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर. चौथा पॉइंट ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मेथड और मोड ऑफ एक्सेप्टेंस. अगर सामने वाले बंदे ने कुछ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बताया कि आपको एक्सेप्टेंस इसी तरीके से करना है, तो आपको उसी तरीके से करना होगा. जैसे मैंने अंजलि को फोन करके ऑफर दिया था कि अगर तुमको मेरी क्लास लेनी है तो फोन करके ही अपनी एक्सेप्टेंस देना, व्हाट्सएप ईमेल करोगी तो मैं नहीं मानूंगी. तो अंजलि को अपनी एक्सेप्टेंस फोन करके ही देनी पड़ेगी. तो अगर मैंने कोई मोड प्रिस्क्राइब कर दिया है, मैंने कोई मोड बता दिया है, ऑफरर ने कोई मोड बता दिया है, तो एक्सेप्टेंस उसी मोड में होना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा. नेक्स्ट इज, अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब नहीं है तो वो किसी ना किसी रीजनेबल मैनर में होना चाहिए. अगर मैंने अंजलि को कोई मोड नहीं बताया कि तुम कैसे एक्सेप्टेंस दोगी, तो वो कैसे भी एक्सेप्टेंस दे सकती है, लेकिन वो रीजनेबल होना चाहिए. ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर. अब मान के चलो दीदी और मोदी वाला एग्जांपल, मोदी ने ऑफर दिया था क्या तुम मुझसे शादी करोगी. दीदी ने मन ही मन ख्याली पुलाव पकाने लग गए और वो सोची हाँ, वो अपने मन में ही हाँ बोल दी कि हाँ मैं तो शादी करूंगी. लेकिन उन्होंने ना मोदी को बताया ही नहीं, मोदी को कम्युनिकेट ही नहीं किया अपना एक्सेप्टेंस की शादी करनी है, और मोदी को तो पता ही नहीं चला कि इसको करनी है कि नहीं. तो मोदी जाके किसी और से शादी कर लिया. तो मैडम एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होता है जब तक वो ऑफरर को पता ना चले. आपके ख्याली पुलाव पकाने से सामने वाले को आपके एक्सेप्टेंस पता नहीं चल जाएगी. तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, यानी जिसने ऑफर दिया हमें उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, हमें उसको बताना पड़ेगा कि मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है. एंड मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट इनफ. मैंने अपने दिमाग में एक्सेप्ट कर लिया लेकिन मैंने सामने वाली पार्टी को बताया नहीं, तो दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस. आपको अपनी एक्सेप्टेंस सामने वाले तक पहुंचानी पड़ेगी. ठीक है, आशीष बोल रहा है मैं जा रहा हूँ, मोदी सिंगल है अभी भी, कोई बात नहीं आशीष, ठीक है. आगे however communication of acceptance is not required in the following cases. अब हम लोग कुछ 4 ऐसे केसेस पढ़ने वाले हैं जिन केसेस में हम एक्सेप्ट कर लिए लेकिन हमें सामने वाले को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऐसे कौन कौन से केसेस है मैम? पहला, बाय परफॉर्मिंग द कंडीशन. मोदी जी ने कंडीशन रखी थी कि अगर तुम लाल जोड़ा पहन के आ गई ना 5 बजे मंदिर में तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हाँ समझ जाऊंगा. तो उस केस में अगर जो कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी? लाल जोड़ा पहन के आना है. तो अगर वो दीदी लाल जोड़ा पहन के आ गई, मतलब उन्होंने क्या की, ऑफर की जो कंडीशन थी वो फुलफिल कर दी, तो ऑफरर अपने आप समझ जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया है. उस केस में अगर अलग से दीदी कम्युनिकेट ना करे कि हाँ मुझे तुमसे शादी करनी है तो भी चल जाएगा. मतलब इस केस में अगर जो ऑफरी है वो ऑफर की कंडीशन परफॉर्म कर देता है तो अब उसको मान लिया जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट हो गया है, अलग से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है.
अलग से मोदी जी को बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। दूसरा पॉइंट, बाई एक्सेप्टेंस ऑफ दी कंसिडरेशन, बाई एक्सेप्टेंस ऑफ दी कंसिडरेशन। इसका एग्जाम्पल मान के चलो, ये कौन है, एक लड़का है, ये नील डाउन होके रखा है, ठीक है, और ये कौन है, एक लड़की है। इस लड़के ने एक रिंग हाथ में रखी थी, एक रिंग अपने हाथ में रखी थी, और इस लड़की को ऑफर दिया, ये रिंग आगे करके, रिंग आगे करके ऑफर दिया कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो एक बात बताओ, लड़की ने कुछ बोला नहीं, लेकिन रिंग निकाल के पहन ली, मतलब उसको एक्सेप्ट है ना। अगर उसने कुछ बोला नहीं, कम्युनिकेट नहीं किया, अपना एक्सेप्टेंस सामने वाले तक नहीं बताया, लेकिन चुपके से क्या की, रिंग लेके पहन ली, मतलब उसको एक्सेप्ट है। ऐसा तो नहीं कर सकती ना कि वो रिंग भी रख ली, अब तू जा भाड़ में जा, मुझे मतलब नहीं है तेरे से, ऐसा नहीं। अगर उसने रिंग निकाल के हाथ आगे कर दिया और रिंग पहन ली, मतलब उसको एक्सेप्ट है ऑफर। तो उसको जो कंसिडरेशन मिल रहा है उस ऑफर में, अगर उसने, सामने वाले पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कंसिडरेशन मतलब जो फायदा मिल रहा है सामने वाली पार्टी से, सामने वाला पार्टी ऑफर के साथ साथ उसको रिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर आपने रिंग एक्सेप्ट कर ली तो ऑफरर अपने आप समझ जाएगा कि आपको ऑफर एक्सेप्ट है और आप अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हो। तो अगर आपने क्या कर लिया, आपने कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया ना, तो वो डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, डीम्ड कम्युनिकेशन माना जाएगा। इस केस में आप अलग से अगर हाँ नहीं बोलोगे ना कि हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, तो भी चल जाएगा, अगर अलग से अगर हाँ नहीं बोलोगे तो भी समझ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? तो ये होता है, इस केस में हमें ऑफर एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है बाय एक्सेप्टिंग द बेनिफिट्स ऑफ सर्विस। सामने वाला जो सर्विस दे रहा है, हमने उसका बेनिफिट उठा लिया। जैसे मान के चलो एक बार्बर था, बार्बर यानी नौवा जो बाल बनाता है ना, बार्बर। तो एक बार्बर था, वो अपने दुकान के बाहर खड़ा था और मस्त चिल्ला रहा है, 100 रुपए में हेयर कट, 100 रुपए में हेयर कट। ज्यादा हो गया क्या? मान के चलो वो चिल्ला रहा है एकदम मस्त, 100 रुपए में मस्त वाला हेयर कट, 100 रुपए में जस्टिन बीबर जैसा हेयर कट, ठीक है, 100 रुपए में जैन मलिक जैसा हेयर कट। तो अब क्या किया, आप कुछ बोले नहीं, आप डायरेक्ट उसकी दुकान के अंदर घुसे और जाके वो बार्बर की सीट में बैठ गए और मस्त बाल कटवा लिया। अब जब बार्बर ने बोला 100 रुपए निकालो, तो आप बोलोगे काहे का 100 रुपए, मैंने तो एक्सेप्टेंस ही नहीं दी, मैंने तो अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट ही नहीं किया, तो मेरा वैलिड एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, तो हम दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो पैसा किस नाम का, मैं नहीं दूंगा तुमको पैसा। तो बार बार बोलेगा इधर इधर, एक कान के नीचे घुमा के देगा और बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने भी पढ़ रखा है। अगर तुम बेनिफिट एक्सेप्ट कर लेते हो, तुमने, मैंने जो सर्विस दी, मैंने क्या सर्विस दी, बाल काटने की सर्विस, तुमने वो सर्विस एक्सेप्ट कर ली ना, तो वो डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, डीम्ड कम्युनिकेशन माना जाएगा। इस केस में अगर तुम स्पेसिफिकली कम्युनिकेट नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस है और दोनों के बीच में हो गया प्रॉमिस, दोनों के बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। समझ में आया क्या? ओके, आशीष इज क्रिस्टल क्लियर। लास्ट पॉइंट इज बाय वेवर ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। वेवर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब जिस बंदे ने ऑफर दिया, उस बंदे ने ही बोल दिया कि ठीक है, अगर तुम मुझे एक्सेप्टेंस नहीं दोगे तो चल जाएगा, मैं अपना राइट वेव करता हूं। वेव करना मतलब जब हम खुद बोल देते हैं कि हमें एक्सेप्टेंस चाहिए ही नहीं, आपको हमें, आप हमें कम्युनिकेट नहीं करोगे तो भी हमें चल जाएगा। वेवर मतलब जहां ऑफरर ने खुद बोल दिया कि आप मत करना कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस, हमें चल जाएगा। तो अगर ऑफरर ने खुद वेव कर दिया कंडीशन कि ठीक है आप नहीं करोगे तो चल जाएगा, उस केस में एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ यू गॉट टू नो दिस कि वैसे तो जनरली बोला जाए तो हमें अपने एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ऑफरर को बताना पड़ेगा, लेकिन देयर आर 4 एक्सेप्शन। इन दिस 4 केसेस अगर हम एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। वन इज अगर हम कंडीशन पूरी कर देते हैं तो ऑफर की, दूसरा अगर हम उसका कंसिडरेशन जो मिल रहा है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो, तीसरा जब हमें उसमें जो सर्विस मिल रही है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो, और चौथा जब ऑफरर खुद वेव कर देता है, मतलब अपना राइट जाने देता है, अपना राइट छोड़ देता है कि ठीक है अगर तुम मुझे कम्युनिकेट नहीं करोगे तो भी चल जाएगा।
मैम वेवर मतलब क्या होता है? वेवर मतलब अपना राइट छोड़ देना। देखो ऑफरर का राइट होता है कि उसको कम्युनिकेशन मिले, और अगर उसको कम्युनिकेशन नहीं मिला तो वो एक्सेप्टेंस को वैलिड मानेगा ही नहीं। और जब ऑफरर अपना राइट छोड़ देता है तो उसको बोलते हैं वो अपना राइट वेव कर रहा है, मतलब उसको छोड़ दे रहा है कि ठीक है अगर तुम मेरे को नहीं कम्युनिकेट करोगे तो भी चल जाएगा। दिस इज वेवर। वेवर मतलब ऑफरर ने अपना राइट छोड़ दिया कि ठीक है अगर तुम नहीं करोगे तो चल जाएगा। उस केस में कम्युनिकेशन करना जरूरी नहीं है, नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। समझ में आया? उस केस में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन करना जरूरी नहीं है। अगर एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑफरर ने तो खुद ही बोला था कि ठीक है मत करना भाई। समझ में आया? यस मैम। ओके, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आप लोग के लिए होमवर्क है, एक्सेप्टेंस के बारे में हमने पढ़ा, इसको रीड करके आना। वही सेम चीज है जो बुक में लिखी हुई है, एक्सेप्टेंस प्रॉमिस की डेफिनेशन। नेक्स्ट, रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस, यहां से लेके यहां तक समझ के मस्त एग्जाम्पल के साथ इंटरेस्टिंग वे में हमारा हो चुका है। उसी चीज को बुक में बोरिंग तरीके से लिखा हुआ है। एक बार रीड लेके आना, कल मैं फिर से रीड कराऊंगी इसको भी। एक बार इसको रीड लेकर के आना। ये कौन सा है मैम? मॉड्यूल का चैप्टर 2 पार्ट ए है, पेज नंबर 42। ठीक है, तो रूल्स गवर्निंग एक्सेप्टेंस हमारा हो गया है कंप्लीट। इसको रीड करके आना। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं यहाँ पढ़ाना चाह रही हूँ। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो ओवर व्हाट्सएप। आई विल श्योरली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। विद दिस इज इशिका अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।